नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मूलक क्या होते हैं, मूलक के प्रकार कितने होते हैं, इन मूलकों का हम नामांकन कैसे करते हैं और अणुसूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। अणुसूत्रों का लिखने के बाद में उन अणुसूत्रों का हम नाम कैसे डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। साथियों, रसायन विज्ञान के अंदर जो मूलक होते हैं उनका मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि कोई भी आयनिक पदार्थ होता है या फिर अम्ल होता है या फिर क्षार जो होते हैं ना, उनको हम जल के अंदर मिलाते हैं। ये जल के अंदर विलय होकर के ये आयनों में टूट जाते हैं। आयनों का मतलब एक तो धनायन बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, ऋणायन बन जाएगा। ये मूलक कहलाते हैं। यानी आप एक बार दोबारा बात को समझना कि जो आयनिक पदार्थ जो होते हैं ना, या फिर आप अम्ल ले लीजिए या फिर क्षार ले लीजिए, ये इनको जल के अंदर मिलाएंगे, जल के अंदर ये विलय होंगे तो ये धनायनों में टूटेंगे या ऋणायनों में टूटेंगे। कोई पदार्थ धनायन या ऋणायन कैसे बनता है? अभी तक हमने जो हमारे जितने भी वीडियो थे उनमें हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोई जो पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। साथियों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये नाभिक से अधिकतम दूरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, हम सामान्य परिस्थितियों के अंदर किसी परमाणु के अंदर या तो हम उसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या हम उससे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अगर हम किसी तत्व को, उदासीन परमाणु को अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब अब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। पहले वो उदासीन था। उदासीन क्यों था? क्योंकि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे ना, उतने के उतने उसके अंदर क्या थे, प्रोटॉन थे। तो इसलिए हम उसको उदासीन कहते हैं। अगर हम अब किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से ज्यादा होगी, इसका मतलब वो ऋणायन बन गया। ऐसे तत्व को, ऐसे परमाणु को हम क्या बोलेंगे, ऋणायन बोलेंगे। इसी प्रकार अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया किसी परमाणु से, अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसका मतलब अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या हो गई, कम होगी। तो ज्यादा कौन होगी, प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, इसीलिए धनायन बनता है। तो यानी हम मूलक पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए कि ये जो आयनिक जो पदार्थ होते हैं या फिर अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, जल में मिलाने से ये धनायन और ऋणायनों में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी अपघटित हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। ये मूलक कहलाते हैं। मूलक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल मूलक और दूसरा होता है संयुक्त मूलक। यानी सरल मूलक कौन से होते हैं? सरल मूलक वे होते हैं जिनमें एक जैसे परमाणु हो। ऐसे मूलक जिनमें एक जैसे ही परमाणु हो। जैसे एग्जाम्पल आप बोर्ड पे देखिए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है सोडियम का Na+। इसका मतलब क्या है कि सोडियम के अंदर सोडियम सोडियम के ही परमाणु हैं। कई सारे सोडियम 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 के परमाणु मिलकर के सोडियम के यहां मूलक बना हुआ है Na+। कोई और उसके अंदर परमाणु नहीं है, तो ये सरल मूलक की श्रेणी में है। इसी प्रकार मैग्नीशियम +2 लिखा है, तो मैग्नीशियम के अंदर भी क्या है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम के परमाणु हैं, एक जैसे परमाणु हैं। क्लोरीन लिखा है, यानी क्लोरीन का -1 यानी क्लोराइड लिखा है हमने। फिर उसके बाद में ब्रोमीन माइनस लिखा है, यानी ब्रोमाइड। माइनस आयन बदल जाते हैं ना, तो इनके नाम भी बदल जाते हैं। जैसे सीधा अगर Br लिखा हुआ तो ये ब्रोमीन है, माइनस लग गया ये ब्रोमाइड है। Cl सीधा ही लिखा है, कोई माइनस प्लस नहीं लिखा, तो ये क्लोरीन है, माइनस लगा दिया, क्लोराइड है ये, है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सरल मूलक होते हैं। यानी सरल मूलक क्या हुए, जो जिसके अंदर एक जैसे परमाणु हो, वो क्या कहलाते हैं, सरल मूलक कहलाते हैं। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से दूसरा जो होता है वो होता है संयुक्त मूलक।
संयुक्त मूलक का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर दो अलग अलग परमाणु संयुक्त होते हैं, यानी दो अलग अलग परमाणुओं वाले जो मूलक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त मूलक कहलाते हैं। इसमें दो परमाणु अलग अलग कैसे, देखिए आप एग्जांपल देखिए, NO3 माइनस, इसका नाम होता है नाइट्रेट। इसके अंदर देखिए नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है कि नहीं है। तो नाइट्रोजन एक अलग परमाणु हो गया और ऑक्सीजन एक अलग परमाणु हो गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, एक मूलक बना है जो NO3 माइनस कहलाता है, यानी नाइट्रेट कहलाता है। इसमें दो अलग अलग परमाणु हो गए। इसी प्रकार NH4 प्लस हमने ये लिखा है, ये इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। ये क्या बना, अमोनियम बना। ये इसका नाम क्या है, अमोनियम है। तो अलग अलग परमाणुओं के कॉम्बिनेशन से जो मूलक बनते हैं, या दो से अधिक परमाणुओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, संयुक्त मूलक कहलाता है। तो ये हमारे मूलक हुए, और मूलक के दो प्रकार हुए, एक सरल मूलक हुआ और दूसरा संयुक्त मूलक हुए। चलिए आगे पढ़ते हैं कि ये जो हमने इनके ऊपर माइनस और प्लस लिखा है ना, जो इनके ऊपर आवेश लिखे हैं, जो एक धनायन होता है एक ऋणायन होता है, एक पे हम प्लस लिख रहे हैं दूसरे पे हम माइनस लिख रहे हैं ना, किसी के ऊपर +1 लिख दिया, किसी पे -2 लिख दिया, किसी के ऊपर +2 लिख दिया। इस प्रकार से ये जो हमने इनके ऊपर जो संख्याएं लिखी हैं प्लस माइनस लगा करके, ये इन आयनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा है। और ये जो आवेश की मात्रा है ना, यही इनकी संयोजकता भी होती है। गौर करना आप, हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने संयोजकता पर डिस्कस किया था। तो यहां इसके अंदर जो आवेश जो है ना लिखा हुआ है ऊपर, ये आवेश की जो संख्या है वो क्या है, इनकी संयोजकता भी होती है। अब हमारे पास जो धनायन और ऋणायन बन गए, हमें उनका नामाकरण करना है, हमें उनको नाम देना है, क्योंकि प्रकृति के अंदर हमारे पास बहुत सारे परमाणु खोजे जा चुके हैं, बहुत सारे तत्व हमने खोज लिए हैं। तो इन तत्वों का कॉम्बिनेशन करके एक नए पदार्थ बनाए जाते हैं, नए अणु बनाए जाते हैं। और जब ये अणु या नए पदार्थ या यौगिक जब बन जाते हैं तो हमें उनका नामांकन करना होता है। तो हमारे पास यहाँ पहले तो आप इतना ध्यान रखें कि हमारे पास यहाँ अभी तक हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि एक ऋणायन बना और एक हमारे पास धनायन बना। दो ही प्रकार से हम इनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। यानी जो मूलक बने, सरल मूलक और संयुक्त मूलक बने, इनको हम दो और अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे कार्बनिक मूलक भी होता है जिसके अंदर कार्बन होता है, सी होता है ना, वो कार्बनिक मूलक होते हैं। अकार्बनिक मूलक भी होते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता, उस प्रकार से भी होते हैं, है ना। तो नामाकरण की हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो धनायन है हमारे लिए, तो वो धनायन क्या है, उनका अगर हमें नामांकन करना होता है ना, तो हमें उसके नाम के आगे इयम प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। जो धनायन है उनका हमें नामांकन करना होता है, तो उनके लास्ट के अंदर यानी हमें इयम प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। जैसे Na+ हमने लिखा है, ये सोडियम है, इयम, सोडियम बना कि नहीं बना, इयम प्रत्यय जुड़ गया इसकी। इसी प्रकार मैग्नीशियम, Mg+2 लिखा है हमने, मैग्नीशियम, इयम जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। तो ये धनायनों का नामकरण है। धनायन जहां होंगे उनका नाम जो लिखा जाएगा, तो उनका जो रासायनिक नाम जो होता है ना, उसके आगे हमें इयम प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार NH4+ लिखा है, अमोनियम, इसका नाम क्या है, अमोनियम है ये। तो जो धनायन होंगे जिनके ऊपर प्लस लगा हुआ होगा, उनका नामांकन करने के लिए हमें उनके लास्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, इयम प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। जैसे आप हिंदी के अंदर प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, उस प्रकार से ही हम क्या करते हैं, इनका नामांकन करते हैं ना। तो धनायन जो होंगे उनके लास्ट में हमें इयम प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर ऋणायन हो तो क्या करें, तो ऋणायन के लिए हमें उनके लास्ट में या तो आइड या आइट या एट, गौर करना, आईट, और डे ऐसे, ठीक है ना, आइड, आइट या फिर एट, ये प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं हमें।
जैसे ऋणायन के लिए हमने लिखा, क्लोरीन में लिखा, Cl सीधा है तो वो क्लोरीन है, अगर उसके ऊपर हमने माइनस लगा दिया तो क्लोराइड, आइड आया कि नहीं आया, क्लोराइड, तो Cl माइनस जो है वो क्या है, क्लोराइड कहलाएगा। इसी प्रकार ब्रोमीन, ब्रोमीन का Br होता है, लेकिन इसका जो मूलक बना Br माइनस लिखा है हमने, तो ये क्या बन जाएगा, इसका नामांकन करेंगे तो क्या होगा, ब्रोमाइड, यानी आइड प्रत्यय जुड़ा कि नहीं जुड़ा इनके लास्ट में। इसी प्रकार हमारे पास NO3 माइनस है, यानी माइनस यानी ऋणायन है, तो ऋणायन इसका नामांकन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, नाइट्रेट, ये क्या चीज है, नाइट्रेट, यानी लास्ट में क्या जुड़ा, एट जुड़ा इसके। तो जो ऋणायन होते हैं ना, उनके लास्ट में हमें क्या करना होता है, या तो आइड या आइट या फिर एट, ये जो प्रत्यय है वो जोड़े जाते हैं इनके लास्ट के अंदर। तो ये इस प्रकार से हमारे पास जो धनायन और ऋणायन है हम उनका नामांकन कर पाते हैं। इस प्रकार से धनायन और ऋणायन का हम नामांकन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है अणुसूत्र। साथियों, अणुसूत्र किसे कहते हैं? हमारे पास जो धनायन और ऋणायन जो बने थे ना, उनको हम किसी रासायनिक बंध के द्वारा जोड़ते तो ये प्रकार से नया पदार्थ बनता है, नया अणु बनता है। उसका जो सूत्र लिखते हैं ना हम, रासायनिक सूत्र जो लिखते हैं, वही उसका अणु सूत्र कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक परमाणु जो होते हैं ना, वो आपस में किसी रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं तो वो अणु सूत्र बनता है। ये वो अणु बनता है और उसको हम एक सूत्र के द्वारा लिखते हैं तो वो अणु सूत्र कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह है जो रासायनिक बॉन्ड के द्वारा, केमिकल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ जाता है, तो वे क्या कहलाते हैं, अणु सूत्र कहलाते हैं। यह जो सूत्र होता है ना, वो पदार्थ की वास्तविक संरचनाओं के बारे में बताता है। यानी कौन से परमाणु की उनका कॉम्बिनेशन कितना है, अलग अलग परमाणु होंगे, आपस में जुड़ेंगे, जुड़ करके एक नया पदार्थ या यौगिक या अणु बनेगा, और उनका कॉम्बिनेशन किस प्रकार से हुआ है, कौन से अणु की मात्रा उसमें कितनी है। तो ये एक संरचनात्मक दृष्टि से हमें क्या होता है, वास्तविकता बताता है। तो अणु सूत्र क्या है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का एक रासायनिक बंध द्वारा जुड़ करके एक नया पदार्थ बनता है, और उस पदार्थ को हम रसायन की भाषा में उसको हमें एक सूत्र के द्वारा लिखना पड़ता है जिसे हम अणु सूत्र कहते हैं। साथियों, ये जो अणु सूत्र जो होता है ना, उसको लिखना कैसे होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अणु सूत्र के अंदर अभी तक हमने पढ़ा कि जो धनायन और जो ऋणायन होते हैं ना, उनका नामकरण तो हमने पढ़ लिया। तो अणु सूत्र लिखने के लिए हमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए, ये हमें जानकारी होनी बहुत जरूरी है। यानी किसी भी पदार्थ का या तत्व का या अणु का हमें उसका अणु सूत्र लिखना है, उनके कॉम्बिनेशन से अणु सूत्र लिखेंगे ना, तो सबसे पहले हमें उस परमाणु का या उस तत्व का प्रतीक हमें पता होना चाहिए कि हम अंग्रेजी में उसका प्रतीक कैसे लिखते हैं, उसको बोलते कैसे कैसे हैं हिंदी के अंदर, है ना, उसका नाम क्या है, ये चीज हमें जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जैसे हाइड्रोजन है तो H से लिखते हैं, कि ब्रोमीन है उसको हम Br से लिखते हैं, सोडियम है कि उसको Na से लिखते हैं। यानी नाम और उसका प्रतीक जो है ना, वो हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात है, अणु सूत्र के लिए महत्वपूर्ण दूसरी बात यह है कि हमें उनकी संयोजकता का पता होना चाहिए। अभी हमारा जो पिछला वीडियो था, उस वीडियो में हमने संयोजकता पर खूब सारा डिस्कस किया है, और आप संयोजकता को आपने बड़ी अच्छे तरीके से समझा भी होगा। तो अणु सूत्र लिखने के लिए हमें संयोजकता की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि अणु सूत्र लिखने के लिए हमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। एक तो वो जो परमाणु हम ले रहे हैं ना, चाहे वो धनायन है और चाहे वो ऋणायन है, हमें उसका प्रतीक और उसका नाम पता होना चाहिए कि हम उसको कैसे लिखते हैं और कैसे उसका उच्चारण करते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात होती है कि जो धनायन और ऋणायन जो हम यूज करेंगे ना, यहां पर हमें उनकी संयोजकता का पता होना चाहिए। अगर संयोजकता हमें पता नहीं होगी ना, तो हम अणु सूत्र नहीं लिख पाएंगे।
है ना। तो ये दो बातें बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान सी चीज है। एग्जाम्पल के द्वारा हम इनको समझते हैं कि जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, यानी NaCl। यानी ये मैं पहले ही बोल चुका हूं कि सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको, NaCl। इसको लिखने का तरीका समझा रहा हूं, जिसे हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। हम घरों में जो नमक यूज करते हैं साधारण नमक के नाम से हम इसको जानते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। तो अब इसको लिखा कैसे जाएगा? तो इसमें क्या होता है कि एक सोडियम Na और एक क्लोराइड क्लोरीन वो ले लेते हैं। दोनों के जो अपने प्रतीक चिन्ह जो है ना वो लिख लेते हैं। अंग्रेजी में हम उनको कैसे लिखते हैं? सबसे पहले उनको लिख लिया, जैसे Na लिख लिया, थोड़ा स्पेस देकर के हमें Cl लिख लिया। अब इनकी संयोजकता लिखनी है। सोडियम के ऊपर लिख दिया सोडियम की संयोजकता और क्लोरीन के ऊपर लिख दिया क्लोरीन की संयोजकता। ऐसे लिखना है। पहले तो क्या लिखा कि इनका जो अंग्रेजी में उनका जो नाम का जो प्रतीक होता है उस हिसाब से हमने उसको लिख दिया। रासायनिक चिन्ह जो होता है वो लिख दिया इसका, Na का, सोडियम का Na लिख दिया और क्लोरीन का Cl लिख दिया। फिर उनके ऊपर जो मैंने वन लगाया हुआ है ना, ये संयोजकता है। सोडियम की संयोजकता सोडियम के ऊपर लिखी है 1। उसी प्रकार क्लोरीन की संयोजकता है वो क्लोरीन के ऊपर लिखी है, क्लोराइड, है ना। तो सोडियम और क्लोराइड मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। अब ये जो संयोजकता है ना, ये तीर का निशान लगाया हुआ है मैंने, एरो का जो निशान लगा है ना, संयोजकता का तिरछा गुणा करना है। यानी सोडियम की संयोजकता तो किसके साथ जाएगी? क्लोरीन के साथ। और क्लोरीन की संयोजकता किसके साथ जाएगी? सोडियम के साथ। तिरछा गुणा करके उनको लिखना होता है। तो अब देखिए इनकी संयोजकता 1-1 है, तो इसीलिए इसको क्या लिख दिया? सीधा ही NaCl लिख दिया, यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं। ऐसे हो गया। फिर उसके बाद में हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है ना। तो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड लिखना है ना, तो एक तो हाइड्रोजन का प्रतीक या नाम हमें पता होना चाहिए, दूसरा सल्फर का होना चाहिए। सल्फाइड यानी किससे बना? सल्फर से ही बना है ना, तो सल्फर का हमें प्रतीक पता होना चाहिए। तो हमने एक तरफ तो लिख दिया H और दूसरी तरफ लिख दिया S। यानी पहले धनायन लिखना होता है, उसके बाद में ऋणायन लिखना होता है। उसी प्रकार जैसे हमने सोडियम में किया है ना, पहले सोडियम क्लोराइड में किया है, तो हमने सोडियम को पहले लिखा है क्योंकि सोडियम धनायन है और क्लोराइड क्या है? ऋणायन है, इसको बाद में लिखा है। तो हमें हमेशा ही अणुसूत्र लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि पहले तो हमें धनायन लिखना पड़ेगा, उसके बाद में ऋणायन लिखना पड़ेगा। तो जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसमें हाइड्रोजन का लिख लीजिए H और सल्फर का लिख दीजिए S लिख दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन के ऊपर है ना, हाइड्रोजन की संयोजकता लिखनी है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1 है। इसी प्रकार सल्फर के ऊपर, S के ऊपर सल्फर की संयोजकता लिखनी है। सल्फर की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। अब इन संयोजकताओं का तिरछा गुणा करना है, यानी 1 का गुणा तो S के साथ होगा और 2 का किसके साथ है? H के साथ होगा। तो यानी ये जो सूत्र लिखा जाएगा वो H2S होगा, यानी H2S, यानी इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तरीका है भाई अणुसूत्र लिखने का। इसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca। और फिर हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है? Cl। तो कैल्शियम क्लोराइड बनाना है ना। तो कैल्शियम की संयोजकता 2, कैल्शियम के ऊपर लिख दिया हमने, और क्लोराइड की संयोजकता कितनी है? 1 इसके ऊपर लिख दिया। अब ये संयोजकता तिरछी गुणा करके लिखनी है। तो जो 2 है वो तो Cl के साथ जाएगा और 1 है वो किसके साथ? Ca के साथ जाएगा। तो जो अणुसूत्र बना वो क्या बना? देखिए आप, अणुसूत्र क्या बना? CaL2, यानी कैल्शियम क्लोराइड बना। ये चीजें होती है। इस प्रकार से हम इनका रासायनिक जो सूत्र है वो लिख पाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे पास, और
ये चीजें पेपर में आपसे पूछी भी जा सकती है। कुछ रासायनिक जो सूत्र जो है ना, जो महत्वपूर्ण हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनको मैं स्क्रीन पे आपके सामने बता रहा हूं। आप इनको, इनका जो सीधा सीधा नाम है ना, वो आप याद कर लेना। हालांकि मैंने आपको सारी चीजें इनको लिखने का जो कैसे तरीका है वो समझाया है, लेकिन आप इनको है ना सीधे इनके सूत्र जो हैं वो याद कर लीजिए, और उनको बोलने का, इनका नाम किस प्रकार से हम इनको बोलते हैं वो चीजें हम याद कर लेंगे। तो ये इतनी चीजें आज इस अणुसूत्र के द्वारा और अणुसूत्र के टॉपिक में हमें महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी होगी। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल साथियों इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।